खाना तैयार हो चुका था। किचन की शदीद गर्मी में आमर का दम घुटने लगा, मगर इसने सोच लिया था कि अब इतनी आसानी से ये किस्सा ख़त्म नहीं होने देना। इसने फातिमा से कहा कि अभी किसी को इस बात की इत्तला मत देना कि मैं वापस आ गया हूँ। खामोशी से खाना लगाओ, तुम देखना कि मैं अब करता क्या हूँ। आमर की इस बात पर फातिमा हैरत से इसकी जानब देख कर रह गई। वो खामोशी से अपने कमरे की जानब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एसी वाले कमरे में सोए फातिमा के ससुराल वाले भूख से मजबूर होकर उठने लग गए। एक एक करके कमरे से बाहर निकलते वो सब फातिमा को आवाज़ें देने लगे, भाभी जल्दी से खाना लगा दें, बेहद भूख लगी है। ये मारिया थी जिससे आजकल दिन रात स्किन केयर का जुनून सवार था, क्योंकि जल्द ही इसकी शादी होने वाली थी। सास भी कुर्सी घसीट कर बैठते हुए मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी। इन सब का यही ख्याल था कि जल्द अज जल्द खाना खाकर फिर से दोबारा इसी वाले कमरे में जाकर सो जाएंगे। नमाज की तो किसी को परवाह ही नहीं थी। फातिमा खामोशी से सबके सामने खाना लगाने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अभी जब सबको पता चलेगा कि आमिर घर वापस आ गया है तो इन्हें कैसा झटका लगेगा। सब लोग खाना खाने लगे, तभी अंदर वाले कमरे से आमिर निकल कर आया। प्लेट में दूसरी बार सालन डालते हुए मारिया पूरी तरह से चूंकी। अम्मी, भाई आ गया। मारिया की आवाज़ में खुशी से ज़्यादा सतमा था। जैसे इसे आमिर की वापसी से बड़ा दुख पहुंचा था। सभी ने यकदम गर्दनें मोड़कर पीछे देखा तो वो तौलिए से अपने बालों को खुश करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। अरे आमिर, तुम कब आए? अरे मेरा बेटा आ गया, जल्दी से अम्मा के गले लग जा। मिली जुली आवाज़ें डाइनिंग रूम में गूंजने लगीं। आमिर हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर सबसे मिलने लगा। माँ ने झट इसका माथा चूमा और कहने लगी, हाय हाय, मेरा बच्चा इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? खैरियत तो है ना? सभी यूं ही खरीद खरीद कर पूछ रहे थे, गोया किसी को भी आमिर का वापस आना अच्छा ना लगा हो। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया और सबको अपनी छुट्टी के बारे में बताने लगा। फातिमा खामोशी से टेबल के पास खड़ी थी। किसी ने इसे बैठने का ना कहा था। तभी आमिर की नज़र इस पर पड़ी। तुम क्यों खड़ी हो फातिमा? बैठो ना, इतनी गर्मी में खाना पकाया है तो खाओ भी। तो वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सामने चूक कर आमिर की जानब देखा। खासकर सास ने। फातिमा खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सब लोग खाना खाने लगे। खाने के दौरान हमेशा की तरह सास ने कई बार फातिमा को उठाया। आमिर खामोशी से ये सब देख रहा था। अम्मा इसे सुकून से खाना खाने ही ना देती थी। वो एक नवाला लेती तो अम्मा को याद आ जाता कि रोटी ठंडी हो गई है। कभी कहती कि पानी में बर्फ़ मज़ीद डाल कर लाओ। तीसरी बार जब अम्मा ने फातिमा को उठाया तो आमिर से बर्दाश्त ना हुआ। अम्मा, आप इसे खाना खाने दें। मारिया और सादिया भी तो यहीं बैठी हैं। इतने अफराद हैं, इनमें से कोई जाकर ले आए जो आपको चाहिए। लाजमी नहीं है कि हर काम फातिमा ने ही करना है। आमिर की दो टोक आवाज़ पर सबको ही चुप लग गई। तभी आमिर से छोटा उमर एकदम गंगार कर बोला, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है, खासकर अम्मी आपसे। अब जब भाई वापस आ ही गए हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, इसके बाद ही मैं आपको बताऊं, मगर लड़की के घर वाले इसकी शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता लेकर वहाँ जाएं और मेरी शादी की तारीख पक्की कर दें। उम्र की बात पर तो गोया सब कुछ सांप ही सूंघ गया। कुछ देर को किसी को समझ ही ना आई। फिर एकदम से अम्मा को पता चला कि बेटा पसंद की शादी की बात कर रहा है तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि मामला किस कदर संगीन है। उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया। सीने को पीटने लगी, लेकिन इनके सामने इतने उम्र था, जिद का पक्का और लाडला उम्र ने सख्ती से कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ इसी लड़की से, वरना वो घर छोड़कर चला जाएगा। अम्मा ने रो रो कर आंखें सजा ली, खुद को कमरे में बंद कर लिया, भूख हड़ताल कर ली, मगर उमर अपनी बात का पक्का था। अम्मा का कोई पैंतरा काम ना आया। आमिर खामोशी से ये सारा मामला देख रहा था। इसने फातिमा के घरेलू कामकाज में मदद के लिए एक नौकरानी रख दी थी, मगर इससे कबल कि वो अम्मा के रवैये के मुतल्लिक कोई कदम उठाता, उमर ने नया बखेड़ा
सर डाल दिया था। आखिरकार अम्मा ने हार मान ली और उमर की पसंद की बीवी को ब्याने की तैयारियां शुरू कर दी। उमर बेहद खुश था। इसने एक नौकरी भी शुरू कर दी थी। जब शादी का जोड़ा लेने की बारी आई तो अम्मा ने मारिया को तैयार किया और बाजार जाने लगी थी कि अचानक उमर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। शादी का जोड़ा निम्रा अपने पसंद से ले लेगी, आप पैसे मुझे दे दें, मैं और वो साथ जाकर खुद खरीद लेंगे। आप लोगों की पसंद पुराने ज़माने की है, वो नहीं पहनेगी। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। खामोशी से पैसे उठाकर उमर को दे दिए। दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक बार घर तो आ जाए, सारे बदले ले लूँगी। फातिमा खामोशी से ये सारा मंजर देखती रहती। इसके काम काज में अब काफ़ी कमी आ गई थी। अब वो खुद ही तवज्जो भी देने लगी थी। आखिरकार उमर की बीवी निम्रा ब्याह कर घर में आ गई। वो खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न भी थी। इसे अपने तालीम याफ्ता होने का खूब एहसास था। शादी के रस्मों के दौरान सबको अंदाज़ा हो गया कि वो कोई छोटी मोटी लड़की नहीं थी। अम्मा का तो बस ना चलता था कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को पालों की चोटी से पकड़कर घर से निकाल दें, मगर वो सब्र करके बैठी थी। इन्हें मालूम था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उमर जॉब पर चला जाया करेगा, तब वो निम्रा का नखरा ठिकाने लगा देंगी। शादी की सारी तकरीबात में आमर फातिमा के पीछे पीछे घूमता रहा। इसने इसे लाखों की शॉपिंग करवाई थी। ये देखकर अम्मा बोलती रहती कि कई बार उन्होंने कोशिश भी की कि आमर के हाथ से पैसे ले लें और ख़ुद फातिमा को सस्ते से कपड़े ला दें, बाकी पैसे अपने और अपने बच्चों के लिए रख लें। मगर आमर होशियार हो चुका था। इसने फातिमा के लिए हर फंक्शन का जोड़ा अपनी मर्जी से खरीदा। दुल्हन ब्याह के घर आई तो स्वाय फातिमा के किसी ने खुश दिली से इसका इस्तकबाल ना किया। वो थकी हुई थी। फातिमा ने इसे इसके कमरे में ले जाकर आराम से बैठा दिया। तभी अमरा कमरे में दाखिल हुई। बीबी, तुम क्या इसके आगे पीछे फिर रही हो? देख रही हूँ मैं ये सारी चालाकियाँ। अभी से इनको अपने हाथों में करके देवरानी जेठानी वाली टीम बनाना चाहती हो ताकि मेरा जीना हराम कर सको। मगर याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों का कोई हरबा कामयाब नहीं होने वाला। अम्मा मज़ाक मजाक के अंदाज में बोल रही थी, मगर फातिमा जानती थी कि वो दर हकीकत यही सब कुछ सोच रही हैं। फातिमा खामोशी से कमरे से चली आई। उमर बेहद खुश था। अपनी पसंद की दुल्हन ब्याह कर जो लाया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि अम्मा शादी की पहली रात ही इनके साथ क्या करने वाली हैं। उमर कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कानों में से बिंदे उतार रही थीं। उमर चूक गया कि अम्मा यहाँ पर क्या कर रही थीं। अम्मा पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली कि घर में मेहमान बहुत ज़्यादा हैं और मेरे सोने की कहीं पर जगह नहीं बन रही, इसलिए आज रात मैं तुम्हारे ही कमरों में सोऊंगी। तुम नीचे सो जाओ और मैं अपनी बहू के साथ ऊपर बेड पर सो जाऊंगी। उमर हक्का बक्का रह गया। इमरान ने भी चूम कर सर उठाकर सास को देखा। शादी की पहली रात वो बेटे और बहू के साथ सोने की फरमाइश कर रही थी। उमर कोई बच्चा ना था, जानता था कि अम्मा ने फातिमा के साथ क्या सलूक किया है, मगर घर मेहमानों से भरा हुआ था। और वो कुछ कहता तो सभी कहते कि कितना बेशर्म है, दुल्हन के पास जाने के लिए माँ को जलील कर रहा है। इसने एक नज़र निम्रा को देखा और खामोश हो गया, मगर निम्रा खामोश होने वाली ना थी। अम्मा जैसे ही बेड पर लेटने लगी तो वो यकदम उठ खड़ी हुई। आप यहाँ नहीं सो सकती, ये कमरा मेरा और उमर का है और आज हमारी शादी की पहली रात है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम दोनों की ज़हनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज साथ हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है। और आप कोई बच्ची नहीं हैं जो आपको पता ना हो कि शादी की पहली रात मियाँ बीवी के कमरे में घुसकर सोना कितनी गैर अखलाकी हरकत है। आप बाहर कहीं जाकर सो जाएं। वैसे भी मुझे ज़्यादा रश में नींद नहीं आती, निम्रा ने दो टोक अंदाज में कहा था। उमर खामोशी से खड़ा सुनता रहा तो अम्मा हक्का बक्का रह गई। इन्हें अंदाज़ा ना था कि नई आने वाली बहू इस कदम मुँह ज़ोर है। इन्हें तो फातिमा की आदत थी, जिसे जो कुछ सुनाती रहती वो खामोशी से सुनती रहती थी। उन्होंने मदद तलब नज़रों से उमर को देखा, मगर वो खामोश खड़ा था। अम्मा को शदीद बेइज्जती महसूस हुई। दिल ही दिल में बोलती वो उमर के कमरे से बाहर निकल आई। इन्हें बस शादी की शुरुआत के चंद दिन गुजरने का इंतज़ार था। शादी के बाद चंद दिन पर लगा कर गुजर गए। उमर निम्रा को लेकर हनीमून पर चला गया।
अम्मा और इनकी बेटियां जल्दी करती रह गई। घर भर के मेहमानों का काम अम्मा बार बार फातिमा को करने के लिए कहती, मगर आमिर आसपास ही मौजूद होता। जब भी फातिमा उठने लगी तो वो इसे बिठा देता और मुलाजमा को आवाज़ देता। इसने शादी के दिनों के लिए एक को मुलाजमा रख दी थी, मगर अम्मा को ये सब कुछ शदीद नापसंद आ रहा था। इन्हें तो फातिमा से दिन रात काम करवाने की आदत थी। उमर और निमरा वापस आए तो अगले ही दिन मारिया के होने वाले ससुराल वाले आ धमके। वैसे भी तो वो हर मौका पर आने के बहाने ही ढूंढा करते थे। 18 अफराद पहले ही घर में मौजूद थे। निमरा के ससुराल वाले 16 लोग आ पहुँचे। मारिया खूब बंद सवर कर इनके साथ बैठी गप्पे मार रही थी। निमरा और फातिमा भी वहीं मौजूद थीं। अरे भाई, आज तो सर में बहुत दर्द है, अच्छी से चाय के साथ बहुत सारे लवाजमात बनाकर ले आइए। दोपहर का खाना भी नहीं खाया और रात के खाने में भी बहुत वक्त है। ऐसा करें, चाय के साथ कबाब फ्राई कर लें, रोल, समोसे और पकोड़े तो बनाएंगे ही, और हाँ, मेरे छोटू को फ्राइज़ बहुत पसंद हैं, ज़रा वो भी बनवा लीजिएगा। ये मारिया की सास थी जिन्होंने बिल्कुल अम्मा की तरह एक लंबा मेन्यू इन्हें बता दिया था, और अब मुस्कुराते हुए कोई और बात कर रही थी। अम्मा को भला क्या फ़िक्र थी, इसने पहले भी तो कई दफ़ा ये लोग आए थे। खाने पीने का सारा इंतज़ाम फातिमा किया करती थी। इस वक्त भी अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं बहन, अभी सब कुछ आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अपनी होने वाली समदन का ख्याल नहीं करूँगी तो किसका करूँगी। अम्मा ने फातिमा की तरफ रुख किया और आंखों से इशारा किया कि किचन में जाकर चाय और दूसरे लवाजमात तैयार करे। फातिमा समझ चुकी थी, इसलिए खामोशी से उठने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो किचन का रुख करती, आमिर वहाँ आ गया। चलो फातिमा, हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, हमें देर हो रही है कि किचन का काम मारिया खुद देख लेगी। आखिर को इसके ससुराल वाले आए हैं, कल को इसने इन्हीं की खिदमतें करनी है। बेहतर यह है कि अभी से आदत डाल लें। नार्मल से अंदाज में कहता हुआ आमिर हाथ पर गाड़ी बांध रहा था। अम्मा तो हक्का पक्का ही रह गई। खुद फातिमा भी हैरान खड़ी थी, और मारिया का तो वो हाल था कि कार्टून तो बदन में लहू नहीं। इसे भाई पर शदीद गुस्सा आ रहा था जो इसे किचन में काम करने के लिए कह रहा था और अपनी बीवी को सैर व तफरीह के लिए लेकर जा रहा था। अभी अब अपॉइंटमेंट किस चीज़ की भाई, आज डॉक्टर पर जाना ज़रूरी है क्या? देख नहीं रहे कि घर में मेहमान आए हुए हैं, बाद में कभी चले जाना। अम्मा बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन दर हकीकत इनके लहजे की काट फातिमा ने महसूस कर ली थी। आमिर ने इन्हें साफ अंदाज कर में कह दिया कि नहीं अम्मा, आज ही जाना ज़रूरी है, और क्यों जाना है ये मैं आपको वापस आकर बताऊंगा। चलो फातिमा। इतना कहते हुए आमिर ने फातिमा का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लेकर ड्राइंग रूम से निकलता चला गया। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे चाय तो बनवाइए, सर में बहुत दर्द है, मारिया की सास ने फिर से कहा। अम्मा का हलक तक कड़वा हो गया। एक तो इस बुढ़िया को खाने पीने की पड़ी रहती है, और दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती हुई इन्होंने बाजार मुस्कुराते हुए अपनी समदन को देखा, और फिर इन उम्मीद थी कि निमरा खुद ही उठकर किचन में चली जाएगी, मगर वो आराम से बोली, ससुराल वाले मारिया के आए हैं तो उसूली तौर पर मारिया को ही जाकर इनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए। आखिर ससुराल वालों को भी तो पता चले कि मारिया के हाथ में कितना जायका है। वो बड़े ही मतवाज़न अंदाज में बोल रही थी। अम्मा का बस ना चला कि वो करीब पड़ा गुलदान उठाकर निमरा के सर पर दे मारे, मगर अब तो मारिया की सास ने भी यही कहना शुरू कर दिया था कि मारिया ही इनके लिए आज चाय के लवाजमात का इंतज़ाम करेगी। मारिया मरता क्या ना करता कि मुसद्दक का कभी अम्मा को देखती और कभी अपनी सास को, मगर अब अम्मा मजबूर हो चुकी थी। उन्होंने मारिया को इशारा किया कि वो किचन में चली जाए। मारिया को तो चाय का कप बनाना भी ना आता था, इतने सारे लवाजमात कैसे बनाती। खैर वो ना चाहते हुए भी वो किचन में चली गई। हर थोड़ी देर के बाद वो अम्मा को आवाज़ लगाती। अम्मा जानती थी कि इसे कुछ भी पकाना नहीं आता। अम्मा ने समदन से बहाना किया और किचन में चली गई। मारिया हर चीज़ का कबाड़ा किए बैठी थी। अम्मा मैं क्या करूं, मुझसे तो चाय भी नहीं बनती, बाढ़ में जाएं ये लोग, मुझे नहीं बनाना इनके लिए कुछ भी, मुझे गर्मी में पसीना आ रहा है। मारिया इतना कहकर पाँव पाँव पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई।
अम्मा शर्मिंदा होकर किचन में खड़ी रह गई। आखिर उन्होंने चाय का पानी चढ़ाया और फ्रिज से कबाब निकाल कर तलने शुरू कर दिए। पसीना इनकी कमर पर बहने लगा और सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। चाय के लवाजमात तैयार करते करते इनका बुरा हाल हो गया। जिस वक्त वो ट्राली से जाकर बाहर ड्राइंग रूम में आईं, वो बस गिरने के करीब थीं। ट्राली मेहमानों के सामने रखते हुए वो दरम से सोफे पर गिर गईं। मेहमान तो खाने की चीज़ों पर ऐसे टूटे जैसे इन्होंने कभी खाना देखा ही ना था। अम्मा को थोड़ा अफसोस होने लगा। शादी होते ही मारिया से कहूँगी कि लड़के को लेकर अलग हो जाए, इन जाहलों के साथ रहेगी तो पका पका कर ही मर जाएगी। मारिया के ससुराल वाले खूब पेट भर कर खाना खा चुके थे, तभी इनके साथ आया हुआ एक बच्चा बोला, कितना बुरा बनाया है ये सब। कुछ समोसे तो बिल्कुल जले हुए थे और कबाब भी सारे टूटे हुए। लगता है मारिया आपी को खाना पकाना ही नहीं आता। मारिया की सास के भी खान खड़े हो गए थे। अम्मा ने वाज़ह तौर पर महसूस किया कि जाते वक़्त मारिया की सास का रवैया कदरे उखड़ा उखड़ा था। वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने जाते ही रिश्ते से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि मारिया कामकाज से जी चुराने वाली ऐसी लड़की है जो उनके ख़ानदान वालों की खिदमतें नहीं कर सकती, और इन्हें मारिया की सामूहिक रंगत पर भी एतराज़ था। मारिया ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अम्मा जहाँ बैठी थी वहीं सर पकड़ के रह गई। हाय, इस लड़की को बोला भी था कि चाय का कप बना कर ही इनके आगे रख दे, मगर इसने मेरी एक ना मानी। इनका ब्लड प्रेशर शूट कर चुका था। तभी अंदर से फातिमा और आमिर आते हुए दिखाई दिए। फातिमा खिलखिलाकर किसी बात पर हंस रही थी। अम्मा अंदर तक दब कर रह गई। क्या बात है, बड़े दांत निकल रहे हैं तुम्हारे। कभी बूढ़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो। हर वक्त एक दूसरे के साथ सैर सपाटों में ही लगे रहते हो। आमिर तो जब से वापस आया है तूने कभी मेरा हाल भी नहीं पूछा। फातिमा को नफरत भरी नज़रों से घूरते हुए अम्मा शिकवा कर रही थी। आमिर मुस्कुराते हुए इनके पास ही बैठ गया। फातिमा भी वहीं सोफे पे के पास खड़ी थी। इनके चेहरे पर फैली हुई शर्मगी मुस्कुराहट अम्मा की नज़रों से छुपी ना रह सकी। आमिर कह रहा था, अम्मा हम लोग आपके पास बस आने ही वाले थे। दरअसल फातिमा माँ बनने वाली है। एक बार फिर से अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दी है। मैं यही खबर आपको सुनाने के लिए आपके पास आ रहा था। आप खुश हैं ना? आमिर अम्मा से पूछ रहा था। वो तो खुले मुंह और फटी पड़ी आंखों से आमिर और फातिमा को देखी जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि फातिमा की औलाद हो। यकीनन अगर औलाद हो जाती तो आमिर अपना सारा रुपया पैसा अपने बच्चों पर ही खर्च करता। इनकी बेटियों और इनके बच्चों को तो पूछता ही ना। हाँ हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा जाओ फातिमा, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ, उन्होंने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। आमिर का दिल बुझ गया। वो खामोशी से वहाँ से उठकर चला गया। अम्मा के रवैये ने इसके दिल में माँ की जगह ख़त्म कर डाली थी। अभी वो इसी बात पर दिल जलाते हुए वहीं लाउंज में बैठी थी जब अंदर कमरे से इनकी बड़ी बेटी सादिया बाहर निकली। वो ज़ारो कदार रो रही थी और चीख चिल्ला रही थी। इनका मियाँ बिरोने मुल्क होता था और वो अपने 4 बच्चों के साथ माँ के घर में ही धरना देकर बैठी रहती थी। इस वक्त इसकी हालत इतनी बुरी थी कि अम्मा बुरी तरह से चौंक उठी। वो दाढ़ें मार मार कर रोते हुए पास आई। अम्मा अम्मा, ज़ाहर ने दुबई में दूसरी शादी कर ली और उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। ये देखें, उन्होंने मुझे अपनी दूसरी शादी की तस्वीरें भेजी हैं और मुझे बोला है कि जल्द ही मुझे डाक से तलाकनामा मौसूल हो जाएगा। अम्मा, ये उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं अपने बच्चों को लेकर अब कहाँ जाऊँगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे रुल जाएंगे। अम्मा, वो अपने सर को पीटने लगी। अम्मा को तो अपने दिल पर हाथ रखकर जैसे बैठी थी वहीं बैठी रह गई। अभी सुबह ही तो मारिया के रिश्ते से इनकार हुआ था और अब सादिया को भी तलाक हो गई थी। इनका सांस बंद होने लगा। इन्हें अपने सामने ज़मीन और आसमान घूमते हुए दिखाई देने लगे। सादिया इनके बराबर में बैठी रो रही थी, मगर यकदम ही इनके कानों में इसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं और अगले ही लम्हे अम्मा दरम से ज़मीन पर सो चुकी थी। इनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में पाया। इनकी आंखों के सामने छत वाला पंखा था। उन्होंने करवट लेनी चाही पर खुद को हिला ना सकी। इन्हें बहुत अजीब लगा। इन्हें शदीद प्यास भी
महसूस हो रही थी, मगर न जाने क्यों इन्हें अपने चेहरे पर अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। तभी इन्हें अपने बेड के दाएं जानिब से आमिर की आवाज़ आई। वो पूछ रहा था, अम्मी अब आपकी कैसी तबीयत है और आप कैसा महसूस कर रही हैं? इन्हें आमिर का बुझा हुआ लहजा महसूस हो रहा था। इन्हें यकदम याद आ गया कि वो किस वजह से बेहोश होकर गिरी थीं। उन्होंने अपना दायां हाथ उठाकर आमिर का हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो अपना दायां हिस्सा हिलाने से कासर थीं। हाथ तो क्या, इसकी उंगली भी नहीं हिला पा रही थीं। यूं लग रहा था कि इनका दायां हिस्सा किसी बहुत वजनी पहाड़ के नीचे आ गया है। धड़कते हुए दिल के साथ अम्मा ने अपने पैर को हिलाना चाहा, मगर वो भी नहीं हिल रहा था। तब अम्मा ने अपना बायां हाथ उठाकर अपने चेहरे पर फेरा। इनका चेहरा दाएं जानिब से एक जानिब को खिंचा हुआ था। इनके ऊपर ये इंकशाफ हुआ कि इन्हें आधे हिस्से का फालज हो चुका है। इस ख्याल ने गोया इनके ऊपर लावा अंडेल दिया हो। वो बेसाख्ता घबरा उठीं। उन्होंने आमिर को आवाज़ देनी चाहिए, मगर टूटे फूटे लफ्ज़ों के सिवा इनके मुंह से कुछ ना निकला। उन्होंने बड़ी मुश्किल से नज़र घुमा कर देखा। कमरे में हर कोई मौजूद था। इनकी दोनों बहुएं, बेटे और बेटियां भी वो साफ के साफ गमगीन नज़र आ रहे थे। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। इन पर फारिश का शदीद हमला हुआ था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। वो उठकर वॉशरूम तक जाने के काबिल ना रही थी। अब इनका असल इम्तिहान शुरू हुआ था। बेटियां, जिनकी हर वक्त वो साइड लिया करती थी और जिन्हें उन्होंने सर पर चढ़ा रखा था, वो माँ के नज़दीक तक ना आतीं। माँ के कपड़े गंदे होते या इनका लिबास तब्दील करने वाला होता तो नाक पे चढ़ाई होती कमरे से चली जाती थीं और भाभीयों को आवाज़ देने लगी। निम्रा तो अपनी तालीम के सिलसिले में दोबारा से यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। जब वो घर होती तो सास की देखभाल कर लिया करती थी, मगर दिन में कई बार इनको लिबास तब्दील करवाने की ज़रूरत पड़ती। खाने के चम्मच इनके मुंह में डालने पड़ते, खाना भी वो भी जो बिल्कुल पतली हालत में होता। ये सब कुछ सिवाय फातिमा के और कोई ना करता। यहाँ तक कि इनके सक्के बेटे भी इतना बोझ उठाने के लायक ना थे। फातिमा की हालत खुद भी अगरचा ख़राब थी, इसके बावजूद वो बगैर नाक मुंह चढ़ाए दिन में कई बार अम्मा के गंदे कपड़े तब्दील करती। इन्हें मोशन लग जाते तब भी फातिमा कभी मुंह ना बनाती, इसलिए परहेजी खाना खुद तैयार करती और इन्हें खिलाती। जब फातिमा चम्मच में खीर या यखनी इनके मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी तो अम्मा को याद आता कि कैसे वो दिन भर फातिमा से काम करवाने के बाद इसे एक वक्त का खाना भी ना देती थी। किस तरह से उन्होंने दिन रात भारी काम करवा कर इसका बच्चा ज़ाया करवाया था। इनकी आंखों से आंसू बहने लगते तो फातिमा नरमी से टिशू से इनकी आंखें साफ करती। शदीद तकलीफ़ में वो दिन रात आवाज़ें देती, मारिया, सादिया, कोई तो मेरे पास आ जाओ, 2 घड़ी आकर यहाँ बैठ जाओ। मुझे यूं लग रहा है कि मैं बस मरने वाली हूँ। मुझे मौत से खौफ आ रहा है। मगर मारिया और सादिया पलट कर जवाब ही ना देती। फातिमा अम्मा की हालत देखती तो इसे अफसोस होता। हालांकि इसे याद था कि उन्होंने इनके साथ कितने बुरे सलूक किए थे, लेकिन इसके बावजूद इसने कभी सास को इस हालत में देखने की दुआ ना की थी। एक रोज़ फातिमा अम्मा के सहारे से बैठकर इनके मुंह में चम्मच से पानी डालने की कोशिश कर रही थी तो अचानक उन्होंने उल्टी कर दी। उल्टी सीधा फातिमा के कपड़ों पर जा गिरी। वो घबरा कर उठी, खड़ी हुई। कुछ दिन की इसकी हालत भी अच्छी ना थी। इसे यकदम ज़ोर से उबकाई आई। वो वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करके जिस वक्त बाहर आई तो माँ की आंखों में आंसू थे। फातिमा के दिल को तो कुछ होने लगा। इसने आगे बढ़कर कपड़े से अम्मा को साफ करना शुरू किया। तब भी फातिमा को लगा कि वो मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ा रही थीं। फातिमा ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो कुछ लफ्ज़ फातिमा के पल्ले पड़े। वो कह रही थीं कि मुझे माफ़ कर दो। बार बार इन्हीं लफ्ज़ों की गर्दान कर रही थी। फातिमा ने इनका हाथ अपने हाथों में लिया, कहने लगी, ऐसा मत कहिए अम्मी जान, आप आमिर की माँ हैं तो इसी लिहाज से मेरी भी माँ ही हुई। आपने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने कब का आपको इसके लिए माफ़ कर दिया है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल में आसानी करे। फातिमा की बात सुनते ही अम्मा की आंखों से ज़ारो कदार आंसू बहने लगे और शायद वही इनकी आखिरी घड़ी थी।
अगले ही लम्हे इनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और इनकी रूह जिस्म से निकलकर आसमान में परवास कर गई। इस कहानी का तीसरा पार्ट अगली वीडियो में देखिएगा। शुक्रिया।